चैप्टर 556। मैं मामू नहीं, मामू का सीनियर। बलवीर की सांस रुक रही थी। उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होगा। उसे बहुत डर लग रहा था। एक सेकंड के लिए उसने अपनी जिंदगी में जितने भी पाप किए थे वो सब उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगे। ना जाने कितने लोगों की बद्दुआ लेकर वो यहाँ तक पहुँचा था और अब भी वो शिवाय जैसे इंसान से दुश्मनी मोल ले रहा था, वो भी बस कुछ कागज के टुकड़ों के लिए। करीब 1 घंटे बाद बलवीर रेगिस्तान में एक चेयर पर बंधा हुआ था। शिवाय, दिव्यांश और राजवीर तीनों के सामने खड़े थे। दिव्यांश ने खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ा और बोला, हाँ तो बता, क्या सोचकर तूने अभिमान को मारने की साजिश की? तुझे क्या लगा तू हमारे बेटे को मारेगा और हम देखते रहेंगे? इतना कहकर दिव्यांश ने एक और चांटा जड़ दिया। अगले ही पल राजवीर ने भी अपना पैर उठाकर उसके सीने पर जोर से लात मारी और बलवीर कुर्सी के साथ ही पीछे को गिर गया। राजवीर बोला, अंडस्को कमीने, तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम भी किया है? नहीं किया ना? चल एक आखिरी काम कर दे, बता दे किसने तुझे 10 करोड़ रुपए दिए? तो तुझे आसान मौत देंगे, वरना यही छोड़कर चले जाएंगे और चीलकोए तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। बलवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अभिमान आपका बेटा है। ये सुनकर शिवाय ने जोर से एक लात उसके पेट पर मारी और चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को झूठ मत बोल कुत्ते, तू अच्छे से जानता था अभिमान मेरा बेटा है, उसके बाद भी तूने उसे मारने के लिए पैसे लिए। अब जल्दी बताओ किसने दिए तुझे पैसे, वरना यही रेत में गाड़ दूंगा। जल्दी बोल किसने दिए? बलवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, अजय ओबरॉय, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। दिव्यांश ने भी उसे एक पैर मारकर कहा, और अब तेरा अजय ओबरॉय तुझे बचाने आएगा। बता जल्दी, तूने उसके कहने पर हमसे पंगा ले लिया। अब बता, अजय ओबरॉय आएगा तुझे बचाने या तेरे वो 10 करोड़ तुझे बचाने आएंगे? क्या सोचकर हमारे बेटे पर हाथ उठाया तूने? इतना कहकर दिव्यांश ने जोर जोर से बलवीर पर लात से वार करना शुरू कर दिया। बलवीर तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन उसके किए की सजा उसे मिल रही थी, इसीलिए सीनियर रघुवंशी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसे बहुत अच्छे से मारने के बाद राजवीर बोला, अंडस्को इतना टाइम नहीं है शिवाय, अभी उस ओबरॉय को भी देखना है। हम जितना ढील छोड़ते हैं वो उतना ही हमारे सिर पर चढ़कर नाचता है। इसे जल्दी मार, फिर चलते हैं। बलवीर हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। शिवाय ने कहा, बच्चे हैं तेरे? प्यार करता है तू बच्चों से? अगर तू बच्चों से प्यार करता है तो तूने इतने लोगों को अनाथ क्यों कर दिया? तेरे पाप गिनवाऊं, तूने कितने पाप किए हैं? अरे अच्छा है, तू मर जाएगा तो तेरे बच्चे संभल जाएंगे, वरना वो भी तेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। तू उन्हें भी रिश्वत खाना ही सिखाएगा, तू उन्हें भी चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचने के लिए कहेगा। इतना कहकर शिवाय ने बंदूक निकाली और सीधा बलवीर के माथे पर मार दी और फिर बंदूक को साफ करता हुआ बोला, अंडस्को कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस गधे ने। और फिर तीनों रेगिस्तान में थोड़ा दूर चलकर आए और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और पीछे बलवीर की लाश पर चीलकोए मंडराने लगे। दूसरी तरफ युग अभिमान को लेकर अपने पुराने वाले घर आ गया था। ये वही घर था जहां राजवीर रूही ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। युग का जब मन करता था वो उस घर में आ जाता था। युग उस घर से बहुत प्यार करता था। ज्यादातर जब परेशान होता था तो उसी घर में आकर रहता था। आज अभिमान को भी उसी घर में लेकर आ गया। युग ने अभिमान को सोफे पर बैठाया और फिर उसके लिए पानी लेकर आया। अभिमान ने पानी पिया, लेकिन उसे अभी भी हाथ में दर्द हो रहा था। युग बोला, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तू चलकर नहा ले, देख कैसी हालत हो गई तेरी। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाए और कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही युग ने फोन निकाला और शिवाय को कॉल करके कहा, अंडस्को मामू अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। आपने देखी है अभिमान की हालत कैसी हो गई है? ऐसी कौन सी गलती कर दी है उसने? वो भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार था। हर बात की जड़ तक जाते हो ना आप, तो फिर इस बात की जड़ तक क्यों नहीं जा रहे? पहले ही अपने दोस्त की मौत को लेकर परेशान था, ऊपर से आपने भी उसे घर से निकाल दिया। मामू आप ठीक नहीं कर रहे। और सामने से आवाज आई, मैं मामू नहीं, मामू का सीनियर। ये सुनकर युग ने अपना सलाइवा गटक लिया।
लेकिन फिर नाराज भरी टोन में बोला, अंडस्को, पापा मामू को फोन दो, वो ऐसा नहीं कर सकते, देखो तो सही अभिमान की क्या हालत हो गई है। ऊपर से उस पुलिस वाले ने अभिमान को मारा भी। राजवीर गाड़ी में था, दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, उसने स्पीकर पर फोन डाला हुआ था, सब युग की बात सुन रहे थे। शिवाय बोला, अंडस्को, युग में तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें अभिमान के पास भेजा है, संभालो उसे, समझ गए, और ज्यादा सलाह मत दिया करो, अभी हम मरे नहीं हैं, सीनियर जिंदा है, जब मर जाएंगे तब तुम अपनी सलाह देना। युग ने दांत पीसते हुए कहा, मामू कभी सीधी बात करते हो, आपने क्या कसम खा रखी है कि आप उल्टी उल्टी बात करोगे, मरने की बड़ी जल्दी है आपको। शिवाय बोला, तो क्या मैं अमर हूँ, मारूंगा नहीं। इस बार युग थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, अंडस्को, हाँ अमर हो, नहीं मारोगे समझे, और मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अभिमान सच में बहुत परेशान है। राजवीर गुस्से में बोला, अंडस्को, तो तुझे क्या वहाँ अंडे देने के लिए भेजा है, उसे संभाल। युग समझ गया कि सीनियर उसकी बात का सही जवाब नहीं देंगे, उसने फोन ही कट कर दिया और फिर सोफे पर बैठ गया। इतने में कमरे में से आवाज आई, युग एक लोअर दे दे यार। युग जल्दी से उठकर कमरे में गया और उसने कपबोर्ड में से एक लोअर निकाला और अभिमान को दे दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध रात 11 बजे अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने बेल बजाई तो आराध्या ने दरवाजा खोला। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा तो गुस्से में बोली, कहाँ थे सुबह से, मम्मी पापा इंतजार करते करते सो गए। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से आराध्या को सामने से हटाया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर अपने शूज रिमूव करने लगा। आराध्या ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और फिर किचन में चली गई, वहां से पानी लेकर आई और अनिरुद्ध की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, अंडस्को, कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे सुबह से। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, अब तुम्हारे ससुराल वालों को हराना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, हाथ पर हाथ रख कर तो बैठ नहीं सकता, वहां तो इतनी लंबी चौड़ी बातें बोलकर आ गया, अब ये भी तो सोचा है कि मैं उन्हें बर्बाद कैसे करूंगा। वही सुबह से आराध्या कितनी बार रो चुकी थी। आराध्या अभिमान के पास बैठती हुई बोली, अंडस्को, पागल हो गए हो, जानते भी हो रघुवंशी फैमिली कितनी बड़ी है, कितना पैसा है उनके पास, कितनी पावर है उनके पास, वो इंसान को जमीन में गाड़ देती है और किसी को पता भी नहीं चलता, और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा दोगे, उन्हें बर्बाद कर दोगे। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से कहा, हाँ कर दूंगा, बहुत प्यार से बर्बाद कर दूंगा। अरे बर्बाद तो मैं तभी कर देता अगर मैं शिवांगी से मिलने ना जाता, लेकिन वो क्या है ना, शिवांगी पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता, वो मासूम है, उसे इस लड़ाई से दूर रखना चाहता हूँ, पर हारूंगा नहीं, मरते दम तक लड़ूंगा। आराध्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हुई किचन में गई और वहां से खाना लेकर आई। तब तक अनिरुद्ध भी अपने हाथ धोकर आ चुका था। आराध्या ने थाली अनिरुद्ध की तरफ खिसकाते हुए कहा, अंडस्को, मेरी बात सुनो भाई, जो हो गया सो हो गया, हम सब हैं ना साथ में, इतनी मुश्किल से तो हमारा परिवार एक हुआ है, मुझे नहीं लगता हमें कोई दुश्मनी रखनी चाहिए, प्लीज भाई भूल जाओ सब, वैसे भी तो तुम शिवांगी को छोड़कर आ गए, उनके लिए इतना काफी है, ऐसा कुछ मत करो कि पछतावे के अलावा हमें कुछ ना मिले। अनिरुद्ध खाना खाता हुआ बोला, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, तो बस फिर मुझ पर थोड़ा यकीन रखो, जो होगा सही होगा, टेंशन ना लो। आराध्या बहुत कुछ बोलना चाहती थी और तभी अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, जाकर आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, मेरे भांजे या भांजी को कुछ होना नहीं चाहिए। अभिमान को लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन संभाल लूंगा, तुम्हें भी, मम्मी पापा को भी, और इस बच्चे को भी। अपनी दवाई लो और सो जाओ और मुझे बता देना डॉक्टर के पास कब जाना है, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, जाओ जाकर सो जाओ। आराध्या नम आंखों से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने आराध्या की आंखों में आए हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, अंडस्को, प्लीज आराध्या, अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आराध्या ने एक बार फिर कहा, भाई समझने की कोशिश करो। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, समझ कर ही कर रहा हूँ,
जाओ जाकर सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ना चाहते हुए भी आराध्या चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी अनिरुद्ध की कही हुई बातें घूम रही थी। बहुत देर तक वो खिड़की की तरफ देखती रही। कभी उसे अभिमान की बात याद आती, कभी अनिरुद्ध की। ना जाने किस पहर उसकी आंख लगी, लेकिन जो भी था, इतिहास गवाह है कि आदमियों की लड़ाई में हमेशा औरतें ही पीसी है और अब आराध्या और शिवांगी पीसने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ युग ने अभिमान के लिए खाना बनाया और फिर आवाज लगाते हुए बोला, अंडरस्को, अभिमान आजा खाना खाते हैं। अभिमान जेब में हाथ डालकर कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। युग की आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा तो युग कमरे में आ चुका था। युग बोला, अंडरस्को, चल ना यार खाना खा ले। अभिमान ने हमें गर्दन हिलाई और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अभिमान ने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उसे अपने परिवार की याद आ गई। वैसे तो अभिमान कई महीने तक फार्म हाउस में रह जाता था, लेकिन आज उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। वो जब अकेला रहता था तो उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, लेकिन आज वो सच में अकेला हो गया तो उसे महसूस हो रहा था। युग ने अभिमान को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा मामा, मामी का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा, तू खाना खा, टेंशन मत ले। युग ने इतना ही कहा था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन चेक किया था, शिवाय का फोन था। युग फोन लेकर एक साइड चल गया और अभिमान अभी भी खाने को ही घूर रहा था। युग ने फोन रिसीव करके कहा, हाँ जी बोलो। शिवाय बोला, अंडरस्को, इतनी अकड़ किसे दिखा रहा है? युग ने कहा, अंडरस्को, मेरी मजाल, मैं आपको अकड़ दिखाऊं? काम की बात कीजिए, अभिमान यही है। युग ये सारी बातें बहुत धीरे से बोल रहा था ताकि अभिमान ना सुन ले। शिवाय ने कहा, खाना खाया उसने? युग बोला, मामू उसने इतने चांटे खा लिए कि उसे भूख नहीं है। शिवाय ने कहा, ढंग से बात करेगा कि नहीं? युग मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, बड़ी मुश्किल से उसे नहलाया है और अब उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर बैठा हूँ, लेकिन उसने ठीक से खाना देखा भी नहीं, खाना तो दूर की बात। शिवाय बोला, अंडरस्को, परफेक्ट, जब दारू पिएगा तब भूख लगेगी। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय बोला, अब इतना संत बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूँ कि तुम सारे पीते हो, अब जो मैं कहता हूँ वो कर। अभिमान को क्लब लेकर जा और वहां बैठकर दारू पियो, जब अभिमान दारू पिएगा तो उसे भूख भी लग जाएगी। युग धीरे से बड़बड़ाया, अंडरस्को, ये पनिशमेंट है कि रिवॉर्ड पॉइंट है? शिवाय बोला, अंडरस्को, रिवॉर्ड पॉइंट है, अब जो कह रहा हूँ वो कर, उसे क्लब लेकर जाओ। और कौन सी क्लब लेकर जाना है, मैं मैसेज कर दूंगा। युग ने कहा, अंडरस्को, मामू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवाय बोला, तुझे कुछ समझना भी नहीं है, जो कह रहा हूँ वो कर। वो खाना नहीं खा रहा ना, उसे जबरदस्ती क्लब लेकर जा। युग ने फोन कट किया और अभिमान की तरफ देखा। अभिमान अभी भी खाने को निहार रहा था। अभिमान पिछले 2 दिन से गुमसुम सा ही था, ठीक से किसी से बात भी नहीं कर रहा था। युग से अभिमान की हालत देखी नहीं जा रही थी। उस पर तो बिजनेस सूट ही सूट करता था, हाथों में मोबाइल, दूसरे हाथों में एक्सपेंसिव घड़ी। उसकी पर्सनैलिटी तो अच्छे अच्छे हीरो को मात दे देती थी, लेकिन आज तो वो खुद जैसे तैसे कुर्सी पर बैठा हुआ था। चैप्टर 557, अभी पूछकर बताता हूँ। युग अभिमान के पास गया और बोला, भूख नहीं है? अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, कुछ भी खाने का मन नहीं है। इतना कहकर अभिमान डाइनिंग टेबल से उठ गया। वो जाता उससे पहले ही युग ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अंडरस्को, चल क्लब चलते हैं, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, नहीं मेरा मन नहीं है। युग ने कहा, यार चल ना, सच में तेरा मूड ठीक हो जाएगा, दोनों भाई एक बियर पिएंगे। अरे यार सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर युग अभिमान की बाजू पकड़कर घर से बाहर ले आया। फिर उसने अपने घर का में गेट बंद किया तो अभिमान बोला, यार खाना फ्रिज में तो रख देता। युग ने कहा, फिक्र मत कर, खराब नहीं होगा, और वैसे भी हम कौन सा पूरी रात वहीं रहेंगे, 2-3 घंटे में आ जाएंगे, आकर खाना खा लेंगे। अब बार बार मैं गर्म करके थोड़ी ना दूंगा।
इतना कहकर उसने अभिमान की बाजू पकड़कर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने गियर पर हाथ रखा, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। युग ने अपना फोन चेक किया तो उसमें क्लब का एड्रेस था। युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उसने गाड़ी हवा में उड़ा दी। करीब 45 मिनट बाद युग ने गाड़ी एक क्लब के बाहर रोकी और अभिमान को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले गया। अभिमान का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहता था, लेकिन वो जितना वक्त बर्बाद करता उतना ही आराध्या से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती। दोनों भाई आकर एक टेबल पर बैठ गए और युग ने एक वेटर को 2 बियर लाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी ही देर में 2 बियर उन दोनों की टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अभिमान पीना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों उसका मन नहीं लग रहा था। लगता भी कैसे क्या कुछ नहीं देख लिया था। सिर्फ बीते हुए 2 ही दिन में कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी और चड्डा ने किसी मुजरिम की तरह उसे ट्रीट किया। उसके खुद के माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। यही सब सोच सोच कर अभिमान अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी युग ने उसकी तरफ बियर की बोतल बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, पी ले, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। अभिमान ने इस बार बियर की बोतल उठा ली और एक ही सांस में खत्म कर दी। खत्म करने के बाद उसने वेटर को देखकर कहा, एक और लाकर दो। युग हैरानी से अभिमान को देख रहा था। इतने में फिर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार शिवाय का मैसेज था। उसमें लिखा था, उसे रोकने की जरूरत नहीं है, पीने दो उसे, उसकी लिमिट पता है। 2 बियर बोतल पीने के बाद आखिरकार अभिमान ने युग से कहा, अंडरस्को, मैं क्या करूं युग, पापा ने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। उसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड की है। कार्तिक उसे प्यार करता था। उसने कार्तिक का प्यार सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि कार्तिक गरीब था और फिर वो चालाकी से हमारे घर की बहू बन गई। अब तू ही बता, इतनी चालबाज लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता था। पापा ने मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। कहते हुए अभिमान की आंखें हल्की सी नम हो गई। बेशक उसकी गलती थी, लेकिन दर्द तो वो भी अपने सीने में पालकर बैठा हुआ था। अभिमान बोला, अंडरस्को, बताना क्या करूं मैं, बताना, जल्दी बताना। युग को समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। वो बोला, अभी पूछकर बताता हूँ। ये सुनकर अभिमान की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई। वैसे उसे थोड़ी चढ़ भी गई थी। अभिमान बोला, किससे पूछकर बताएगा। युग ने बातों को घुमाते हुए कहा, किसी से नहीं, अपने दिल से पूछकर बताता हूँ। इतना कहकर युग ने शिवाय को मैसेज सेंड किया और शिवाय ने हाथ के हाथ रिप्लाई करते हुए कहा, उसे बोल अपने पापा के सामने प्रूफ लेकर जाए तो वो तेरी बात जरूर मानेंगे। युग ने बियर की बोतल में से एक सीप ली और अपने भाई को देखकर बोला, तू ना मामू के सामने प्रूफ लेकर जा, वो तेरी बात जरूर सुनेंगे। अभिमान नशे में बोला, अरे कोई फायदा नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और वो चालाक औरत, उसने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया कि मेरी शादी कनिका से हो गई है। इतनी गंदी सोच है उसकी। मैं कनिका को बहन मानता हूँ और वो है कि पता नहीं मेरे और कनिका के बारे में क्या क्या बोल रही थी। तभी अभिमान की नज़र डांस फ्लोर पर गई, जहाँ एक लड़की रेड कलर के गाउन में किसी के साथ डांस कर रही थी। अभिमान उस लड़की को देखता ही रहा। अचानक उसकी आंखों हैरानी से फैल गई। वो लड़की कोई और नहीं, कनिका थी। अभिमान अपनी जगह से खड़ा हुआ तो युग ने उसका हाथ पकड़कर वापस से चेयर पर बैठाते हुए कहा, अंडरस्को, खड़ा क्यों हो गया। अभिमान ने हैरानी से युग को देखकर डांस फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार मैंने वहां कनिका को देखा। युग ने बियर सिप ली और डांस फ्लोर की ओर देखकर बोला, अंडरस्को, कौन कनिका, कार्तिक की बहन। अभिमान डांस फ्लोर की ओर देखता हुआ बोला, अंडरस्को, हाँ वो देख, वो रेड गाउन में जो उस लड़के के साथ डांस कर रही है। युग ने अभिमान के कहने पर उस लड़की को देखा तो एक शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, यार कार्तिक की बहन तो बहुत हॉट है। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा तो युग ने दोनों हाथ उठाकर कहा, अंडरस्को, नहीं मतलब अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, एकदम गुड़िया सी। देखना कितना चिपक चिपक कर उसके साथ डांस कर रही है, मतलब सॉरी। अभिमान अपनी जगह पर बैठ गया और कनिका को हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिका यहाँ क्या कर रही है। वो तो उदयपुर में थी, तो यहाँ कैसे आ गई।
युग बोला, तुझे यकीन है ना ये कार्तिक की बहन है? हो सकता है कोई और हो और तुझे कार्तिक की बहन लग रही हो। अभिमान ने अपना फोन निकाला और उसमें कनिका की फोटो युग को दिखाते हुए बोला, अंडरस्को, ये देख है ना बिल्कुल इसी के जैसी, मतलब ये कनिका ही है ना, और वो जो डांस फ्लोर पर उस लड़के के साथ नाच रही है वो भी कनिका ही है। युग फोटो देखता हुआ बोला, हाँ यार दोनों सेम है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी ऐसे बार में, इसकी तो दादी भी थी ना, दादी को कहाँ छोड़कर आ गई? युग और अभिमान बात ही कर रहे थे। अभिमान तो बहुत हैरान था, उसने पहले जो कनिका देखी थी वो अलग थी और ये जो कनिका थी वो बिल्कुल अलग। पहले वाली कनिका तो एकदम सती सावित्री टाइप थी और ये वाली कनिका तो एकदम हॉलीवुड हीरोइन लग रही थी। और तभी कनिका की नज़र भी अभिमान से टकराई। अभिमान को वहां देखकर कनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वो किसी और के साथ नहीं, विक्रांत के साथ डांस कर रही थी। दोनों ने आज ही इंडिया छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन पहले सोचा कि थोड़ा क्लब में जाकर एंजॉय कर ले, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिसे वो धोखा दे रही है वो कोई और नहीं, शिवाय का बेटा है। और शिवाय तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, तो फिर अपने बेटे के दुश्मनों को सिरे से कैसे नकारता? अभिमान को देखकर कनिका ने विक्रांत को अभिमान की तरफ देखने का इशारा किया। विक्रांत ने पलटकर अभिमान को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। उसने अगले ही पल कनिका की कलाई पकड़ी और वहां से जाने लगा। वो दोनों बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। अभिमान बोला, यार ये वही है कनिका, ये देख मुझे देखकर भाग रही है, हो ना हो इसने मुझे पहचान लिया। इतना कहकर अभिमान भी विक्रांत और कनिका के पीछे भाग गया। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ, इतने में फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें शिवाय का मैसेज था, अभिमान को रोकना मत, वो सच्चाई अपनी आंखों से देखेगा। युग ने अपना सिर पकड़कर कहा, मैं कहाँ इन बाप बेटे के बीच में फंस गया। इतना कहकर युग भी अभिमान के पीछे भागा। वही अभिमान उन दोनों का पीछा करता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया, लेकिन उसे कनिका और विक्रांत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इधर उधर नजर घूमने के बाद आखिरकार उसने एक गाड़ी के पीछे कनिका की ड्रेस को देखा जो थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। अभिमान अपने बाजू फोल्ड करता हुआ गुस्से में उस गाड़ी के पास गया और थोड़ी ही देर में उसने कनिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और उसे देखकर गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका ने अगले ही पल मासूम सा चेहरा बना लिया और अभिमान को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी मैं अब नहीं बता सकती मैं क्या कर रही हूँ। अभिमान ने गुस्से में कहा, चुपचाप बताओ वरना खींचकर एक थप्पड़ मारूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। क्या कर रही हो तुम यहाँ? अगले ही पल कनिका ने रोते हुए कहा, क्लब में डांस करती हूँ। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई और युग जो पीछे खड़ा हुआ था उसे साफ पता चल रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अभिमान ने अगले ही पल कनिका की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, जब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ तो तुम यहाँ खुद की नुमाइश क्यों कर रही हो? और कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम नाच रही थी? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी में ढंग के लड़के से करूँगा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? 10 लाख रुपए दिए थे तुम्हें, कहाँ गए वो पैसे? ये सुनकर कनिका और ज्यादा रोने लगी और रोती रोती अभिमान के पैरों के पास बैठ गई और फिर बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी वो 10 लाख रुपए मैंने दादी के इलाज में लगा दिए। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मैं उन पैसों से अपना एडमिशन करवाना चाहती थी, लेकिन अचानक से दादी की तबीयत खराब हो गई और मुझे उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? ये घटिया हरकत करने क्यों आ गई? कनिका हाथ छुड़ाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अंडरस्को, मैं पहले ही आपके 10 लाख रुपए ले चुकी हूँ। आपने हमें एक फ्लैट भी दिया है। मैं और एहसान नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए जिस आदमी के साथ में नाच रही थी उस आदमी ने मुझे पैसे ऑफर किए और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। एक तरफ दादी की तबीयत खराब थी और एक तरफ डॉक्टर मुझे पैसे लाने के लिए प्रेशर कर रहे थे। कहते कहते कनिका परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी।
अभिमान का दिल तो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, लेकिन युग वो तो आईब्रो चढ़ाकर कनिका को देख रहा था। कनिका ने एक नज़र युग को देखा और फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी। कुछ सोचकर युग ने कहा, दादी कहाँ एडमिट है? कनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अब ये तो कह नहीं सकती थी कि उस बुढ़िया को हायर किया था और अब वो कहाँ है, उसे नहीं पता। फिर कुछ सोचकर बोली, अंडरस्कोप यही एडमिट है, मैं उन्हें यही लेकर आई हूँ। युग बोला, अंडरस्कोप परफेक्ट, चलो अब हम तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतना कहकर युग ने अपनी जैकेट निकाली और कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बहन, इसे पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो क्या है ना, तुम्हारी ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी है। कनिका ने चुपचाप युग की जैकेट ले ली और उसे पहन लिया। अभिमान बोला, हाँ चलो दादी से मिलकर आते हैं, मैं भी देखता हूँ डॉक्टर ने क्या कहा है और ऐसा कौन सा इलाज है जो 10 लाख में भी पूरा नहीं हुआ। कनिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, लेकिन अब वो अभिमान की बात टाल भी नहीं सकती थी। अगले 20 मिनट में वो तीनों एक गाड़ी में बैठे थे। कनिका बैक सीट पर बैठी थी और अभिमान आगे। कनिका के हाथ में मोबाइल था और वो कंटिन्यू किसी को मैसेज किया जा रही थी। ये बात अभिमान ने तो नोटिस नहीं की, लेकिन युग ड्राइव करता हुआ सब कुछ नोटिस कर रहा था और इतने में युग का फोन भी वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उन्होंने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। तीनों गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वो लोग कॉरिडोर में जा रहे थे, वैसे वैसे अनिका के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। आखिरकार वो तीनों एक दरवाजे के बाहर खड़े थे। अभिमान बोला, अंडरस्कोप दादी यही एडमिट है। इस वक्त अभिमान के चेहरे पर टेंशन के भाव थे, जैसे कार्तिक की दादी नहीं उसकी खुद की दादी एडमिट हो। वही युग अभिमान को हैरानी से देख रहा था कि चाहे उसके अंदर कितनी भी अकड़ थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बैठा तो शिवा ही था जो हर किसी के दुख में शामिल होता था। अभिमान की बात सुनकर कनिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यही एडमिट है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला। तीनों उस कमरे के अंदर चले गए। चैप्टर 558 कनिका की मौत। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक बूढ़ी सी औरत बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और पास रखी मशीन पर उसकी हार्टबीट शो हो रही थी। ये नज़ारा देखकर अभिमान, जो कि पहले ही दुखी था और ज्यादा दुखी हो गया। अभिमान धीरे से बेड पर गया। उसने दादी का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से सहलाते हुए बोला, फिक्र मत कीजिए दादी, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका कार्तिक बनूंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर कनिका की शादी करेंगे बहुत अच्छे घर में। ठीक हो जाए दादी। जहां अभिमान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वही युग की आंखें उस बुढ़िया और कनिका पर ही टिकी हुई थी। ये तो तय था कि उसे उन दोनों पर शक हो गया था। थोड़ी देर युग वैसे ही खड़ा रहा, फिर उसने जेब में से कुछ निकाला और बेड पर लेटी उस बुढ़िया की तरफ फेंकते हुए कहा, सांप 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 सांप। सांप सुनते ही अभिमान भी झटके से खड़ा हो गया और कनिका वो तो चीखती हुई युग के पीछे आकर खड़ी हो गई और वो बढ़िया वो भी जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई। और ये नज़ारा देखकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने उस बुढ़िया को देखा तो ये वो बढ़िया नहीं थी, मतलब ये दादी कार्तिक वाली दादी नहीं थी। अभिमान ने हैरानी से युग को देखा और युग ने अपने पीछे खड़ी कनिका की बाजू पकड़कर आगे किया और फिर अभिमान से बोला, ये बुढ़िया और ये बुढ़िया की पोती दोनों तुम्हारा बेवकूफ बना रही है। अभिमान आंखें फाड़े कनिका और उस बुढ़िया को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो बुढ़िया अभी मरने की हालत में थी वो अचानक से उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि एक नकली सांप युग ने बेड पर फेंक दिया था। अभिमान कनिका को सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। कल से अभिमान को गुस्सा भी नहीं आया था, लेकिन कनिका की हरकत से उसका दिमाग खराब हो गया। वो एक कदम कनिका की तरफ बढ़ा, उससे पहले ही कनिका ने युग को जोर से धक्का दिया और युग अभिमान के ऊपर जा गिरा और कनिका वहां से भाग गई। दोनों भाई जमीन पर पड़े हुए थे। वो बढ़िया भी जल्दी से अपने हाथ में लगे कैनुला को निकालती हुई वहां से भागने को हुई, लेकिन बुढ़िया होने की वजह से वो फुर्ती से भाग नहीं पाई।
उससे पहले ही युग ने जल्दी से उठकर उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसका गला पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, सच सच बोल दे, तुम बच जाओगी, वरना अभी थोड़ी देर पहले मरने का ड्रामा कर रही थी ना, वो ड्रामा सच हो जाएगा। वो बढ़िया डर गई और अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अभिमान बोला, युग इसे छोड़ दे। युग ने उस बुढ़िया पर पकड़ और कसते हुए कहा, अंडरस्कोप, जल्दी बता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो बुढ़िया हाथ जोड़ने लगी तो युग ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। अभिमान ने युग का हाथ पकड़कर बुढ़िया से छुड़वाया और बोला, अंडरस्कोप, जल्दी बता, जल्दी बता। वो बढ़िया हाथ जोड़कर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस एक्टिंग करने के पैसे मिले थे, मुझे नहीं पता, बस ये कहा था कि 2 लड़के मुझसे मिलने आएंगे और मैं ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहूं, इससे ज्यादा मैं जानती नहीं हूँ। युग ने उस बुढ़िया की बाजू पड़कर हल्का सा धक्का दिया और फिर अभिमान को देखकर भागता हुआ बोला, अब कनिका को पकड़, वही हमें बता सकती है कि ये सब क्या हो रहा है। कनिका कनिका कहकर वो दोनों भाई कॉरिडोर में भागते हुए अस्पताल की सीढ़ियों से होते हुए अस्पताल से बाहर आ गए और इधर उधर नजर दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी कनिका नजर नहीं आ रही थी। दोनों भाई भागते हुए रोड के किनारे आ गए, लेकिन उन्हें कनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से अभिमान की नजर लेफ्ट साइड पर गई, जहां कनिका रोड पर बस भागे जा रही थी। अभिमान और युग ने जैसे ही कनिका को देखा वो उसके पीछे भागने लगे। अभिमान भागते हुए बोला, अंडरस्कोप, कनिका रुक जाओ, मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। युग भी भाग रहा था और अभिमान को हैरानी से देख रहा था और फिर थोड़ा और तेज भागता हुआ बोला, अरे वो कार्तिक की बहन नहीं है, तुझे अभी तक समझ नहीं आया। अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया, उसकी तो दिमाग में एक के बाद एक बम फूटने जा रहे थे। एक तो पहले ही उसके घर में इतना सारा ड्रामा हो गया था और उसके बाद ये कनिका का बिहेव उसे पागल कर रहा था। कनिका भी बेसुध सी भागे जा रही थी और भागते भागते उसने एक बार पीछे पलटकर देखा जहां दोनों भाई उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे और तभी सामने से एक ट्रक आया और कनिका को कुचल कर चला गया और ये नज़ारा देखकर दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। अभिमान और युग दोनों ही सड़क के किनारे खड़े हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कनिका की नब्ज चेक करते हुए कहा, अरे भाई, ये तो मर गई, एम्बुलेंस वालों को फोन करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही युग और अभिमान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले 1 घंटे में वो दोनों घर के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। अभिमान का दिमाग तो बहुत खराब था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और सोफे पर लेटा युग बोला, अंडरस्कोप, क्या सोच रहा है अभिमान, वो कार्तिक की बहन हो ही नहीं सकती, हो ना हो तुझे किसी ने ट्रैप किया है। अभिमान के कानों में वो आवाज गूंज रही थी कि तुमने कनिका से शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। अब अभिमान को सच में युग की बात सही लग रही थी कि हो ना हो उसे फंसाया गया है। अचानक ही अभिमान को याद आया कि फोटोग्राफ तो आराध्या ने भी उसके मुंह पर फेंक कर मरे थे। वो फोटोग्राफ अभिमान ने ध्यान से देख भी नहीं। अभिमान को ये तो समझ आ गया कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ, लेकिन वो इसे सुझाने की शुरुआत कहाँ से करे, उसे कुछ नहीं पता था। युग ने उसकी बाजू पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, क्या सोच रहा है अभिमान। अभिमान ने अपनी आंखें खोली और बोला, यार कुछ फोटोग्राफ थी जो आराध्या ने मेरे मुंह पर फेंककर मारी थी और वो फोटोग्राफ्स मेंशन में ही है। युग बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक कमरे में गया, वहां से एक एनवेलप लाया और अभिमान की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये वही फोटोग्राफ है ना। अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने युग से उस एनवेलप को ले लिया और उसे खोलकर देखने लगा। सच में उसमें अभिमान और एक लड़की की शादी की फोटोग्राफ थी, लेकिन उसमें कनिका नहीं थी। अभिमान को अच्छे से याद था वो पल जब आराध्या ने फोटोग्राफ्स अभिमान के मुंह पर मारकर कहा था कि तुमने कनिका से शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह। उसने ऐसा क्यों बोला, ये सोच सोचकर अभिमान का दिमाग खराब था, जबकि उन फोटो में कनिका थी ही नहीं। अभिमान ने युग की तरफ देखकर कहा, तुझे फोटो कहाँ से मिली। युग ने कहा, जब मैं मेंशन से निकला था तब शिवाय मामू ने फोटोग्राफ्स को मेरे हाथ में रखते हुए कहा,
अभिमान से कहना उसकी जिंदगी में जो रायता फैला है वो उसे समेट ले। उद्धरण चिन्ह। अभिमान को युग की बात ठीक से समझ नहीं आई, वो बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? युग ने कहा, शिवाय मामू को पता था कि तेरे और भाभी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर नहीं है। अगर तू चाहता है कि मामू तुझे माफ कर दे तो तू उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर, आराध्या को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आ, तो मामू भी तुझे माफ कर देंगे और खुशी खुशी मेंशन आने देंगे। अभिमान बोला, अंडरस्कोप मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब? युग ने कहा, अंडरस्कोप देख, पहली बात तो ये, अगर कनिका कार्तिक की बहन नहीं है तो फिर कार्तिक की बहन है कौन? दूसरा, ये आराध्या ने कनिका का नाम ही तुम्हारे साथ क्यों जोड़ा? हो ना हो कनिका ने आराध्या को भी टारगेट किया होगा। मुझे लगता है तुम्हें एक बार आराध्या से मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए बहुत धीरे से कहा, अंडरस्कोप मुझे उससे नहीं मिलना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही युग ने अपने हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, तुझे अभी भी यकीन नहीं आया कि आराध्या ऐसी लड़की नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने कहा, अंडरस्कोप नहीं, अभी भी यकीन नहीं आया। युग बोला, तो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, तू एक काम कर, पहले पता कर कि कार्तिक सच में मर गया या जिंदा है। अभिमान बोला, मैं उसकी चिता को खुद अग्नि देकर आया हूँ। युग बोला, अच्छा, तो तुझे नहीं पता कि कार्तिक के साथ उसकी बहन और दादी कौन थी? चल अच्छा मान लेते हैं कार्तिक मर गया, तो उसकी बहन और दादी तो जिंदा होगी। उनके बारे में पता कर। अभिमान बोला, अंडरस्कोप कार्तिक की बहन और दादी से आराध्या का क्या संबंध? युग ने कहा, संबंध कैसे नहीं है? अगर कार्तिक की असली बहन मिल जाएगी तो उसे तो पता होगा ना कि कार्तिक किससे प्यार करता था। तूने तो आराध्या पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। जिस तरीके से तुझे टारगेट किया है, हो सकता है आराध्या को भी टारगेट किया हो। मामू तो पहले ही कहते थे कि मेरे बहुत दुश्मन है, पता नहीं कब किसे शिकार बना लें, और मुझे तो पक्का यकीन है कि उन्होंने तुझे और आराध्या को शिकार बना लिया। और देख ले, तुम दोनों का शिकार बनाने की वजह से मेंशन में कितना हंगामा हो गया। अनिरुद्ध भी शिवांगी को छोड़कर चला गया। मेरी बात मान, हमें सबसे पहले कार्तिक की सगी बहन को ढूंढना है। वही हमें बता सकती है कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड की है। अभिमान को भी उसकी बात सही लग रही थी। अगर वो गलतफहमी का शिकार हो सकता है तो फिर आराध्या क्यों नहीं? अब उसके अंदर कार्तिक की बहन को ढूंढने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब उसने आराध्या को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, और उसके कहे हुए शब्द उसकी कान में गूंज रहे थे कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। और यही सब याद करके अभिमान ने अपनी आंखें बंद की। एक बार फिर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हो गया। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही कंपनी से बाहर निकले तो उनकी नज़र सिद्धार्थ पर गई। वो अपने घर जा रहा था। सार्थक तेज कदमों से सिद्धार्थ के पास गया और उसकी कमर पर जोरदार मारा। सिद्धार्थ लगभग गिरने ही वाला था कि सार्थक ने उसकी बाजू पकड़ ली और हंसता हुआ बोला, अबे कुछ खा लिया कर, मर वर जाएगा किसी दिन मेरे हाथ से। सिद्धार्थ को गुस्सा भी आया, उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। बेचारा लड़का बनकर घूम रहा था, लेकिन था तो एक नाजुक सी लड़की। सार्थक के मारने की वजह से उसे दर्द भी हुआ, और दूसरा वो पूरा दिन आदमी जितना काम करके थक जाता था। सार्थक ने जैसे ही सिद्धार्थ की आंखों में पानी देखा, उसे रियलाइज हुआ कि उसे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। सार्थक कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, साहब मैंने कहा था ना, मुझे छुआ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ रोना चाहता था लेकिन रोया नहीं, और सार्थक को थोड़ा गिल्ट हुआ। तब तक वेदांत भी वहां आ गया। उसने गुस्से में सार्थक की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्कोप पागल हो गया तू? तमीज नहीं है तेरे अंदर? जब वो मना करता है तो क्यों हाथ लगाता है? उसे नहीं अच्छा लगता है उसे तेरा हाथ लगाना? कुछ तो सोच लिया कर बेवकूफ इंसान। सार्थक कुछ नहीं बोला, उसे सच में आज शर्मिंदगी हो रही थी। सिद्धार्थ चुपचाप वहां से जाने लगा, और तभी वेदांत ने सिद्धार्थ की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्कोप इस गधे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसकी आदत है, तुम इसे छोड़ो, चलो गाड़ी में चलते हैं।
सिद्धार्थ बोला, साहब मुझे गाड़ी की आदत मत डालिए, मैं पैदल आता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। वेदांत ने सिद्धार्थ के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करते हुए उसे गाड़ी की तरफ खींचा और फिर उसे गाड़ी में बैठाता हुआ बोला, आदत नहीं डाल रहा हूँ, जब हम तीनों की मंजिल एक है तो इसी में चलते हैं, तुम क्या अकेला अकेले जाओगे, जाना तो तुम्हारे घर है ना। इतना कहकर उसने गाड़ी का गेट बंद किया और फिर गुस्से में सार्थक को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सार्थक चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर में वेदांत ने गाड़ी सिद्धार्थ के घर के बाहर रोकी और गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगा। उसे भी बहुत जल्दी होती थी वामिका को देखने की। उसके पीछे पीछे सार्थक और सिद्धार्थ दोनों जा रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने घर के मैन गेट पर बनी सीढ़ी पर पहला ही कदम रखा कि पीछे से सार्थक ने कहा, सॉरी यार, आज के बाद नहीं करूंगा, गुस्सा मत हो। चैप्टर 559 वामिका और वेदांत। सार्थक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने पलटकर सार्थक को देखा तो सार्थक के चेहरे पर सच में गिल्ट था। सार्थक का जब मन करता था वो सिद्धार्थ की कमर पर कंधे पर मार देता था। अब सिद्धार्थ ठहरा लड़की, सार्थक का मारना उसे अच्छा नहीं लगता था और दूसरी बात सार्थक का पंच तेज था जिस वजह से उसे दर्द भी होता था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते सिद्धि सब सह लेती थी। सिद्धार्थ बोला, अंडरस्कोप सर, मुझे सच में किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं है। सार्थक ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, पक्का वादा, आज के बाद कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वो सिद्धार्थ के पास आया। उसने अपना एक हाथ सिद्धार्थ के गले में लपेट दिया और बोला, अंडरस्कोप चल खाना खाते हैं। इतना कहकर वो उससे अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन क्या करती, सार्थक को मना भी नहीं कर सकती थी। वो जैसे तैसे उसके साथ अंदर आ गई। अंदर जाकर देखा तो वेदांत सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र किचन पर ही थी। शायद अब तक उसकी आंखों को वामिका के दर्शन नहीं हुए थे। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे सार्थक का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और बोला, अंडरस्कोप साहब आप बैठो ना, मैं खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो सीधा किचन में चला गया। किचन में जाकर उसने देखा तो वामिका ने 2 थाली लगा दी थी। सिद्धार्थ ने हाथ धोए थाली उठाई और सीधा बाहर आ गया। उसने दोनों थाली सार्थक और वेदांत के सामने रख दी। सार्थक का तो दिल खुश हो गया क्योंकि उसे वामिका के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वेदांत का मुंह बन गया। उसने सोचा था वामिका उसके लिए खाना लेकर आएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल वो ऐसे ही काम चला लेगा। दोनों ने खाना खा लिया और फिर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चले गए। उनके जाते ही सिद्धार्थ ने दोनों थाली उठाई और किचन में आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खाया और वो दोनों भी अपने कमरे में चली गई। अगले ही पल सिद्धि बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और उसके कंधे पर वामिका दवाई लगा रही थी। वामिका ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या, उस सार्थक को बोल नहीं सकती कि साहब मत मारा करो, इतनी जोर से मारा है, लाल हो गया। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, उन्हें थोड़ी पता है कि मैं लड़की हूँ, वो तो लड़का समझकर मार देते हैं। वामिका दवाई लगाते हुए बोली, अंडरस्कोप फिर भी सिद्धि इतनी जोर से कौन मारता है। वामिका ने पूरे तरीके से दवाई लगा दी थी। सिद्धि उठ गई। उसने अपनी कमीज ठीक से पहन ली और फिर सीधी होकर लेट गई। वामिका बोली, अंडरस्कोप सिद्धि सुन, सब ठीक हो जाएगा यार, मत कर ये नौकरी, इतने पैसे तो डांस से आ जाते हैं कि हम दोनों का घर चल जाए, क्यों दिन रात इतनी मेहनत करती है। सिद्धि बोली, अंडरस्कोप वामिका थोड़े से पैसों से क्या होगा, इस घर का किराया भी देना होता है, राशन भी लाना होता है, इस महीने ये दोनों भाई पैसे देंगे, तब जाकर हमारे पास कुछ पैसे आएंगे, लेकिन तब तक तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। सुना है हाईवे के पास स्कूल बन रहा है, नया स्कूल है, अगले 6 महीने में खुल जाएगा, तो मैं वहाँ नौकरी कर लूंगी और तुम वहाँ डांस सिखा लेना, तब जाकर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना, तुम सो जाओ, परेशान मत हो। वामिका की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, परेशान कैसे ना हों, एक आदमी जितना काम करती हो, तुम नाजुक सी तो हो, मुझे तो डर लगता है कि कभी तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी।
सिद्धि ने आंखें बंद कर ली और बोली, मुझे कुछ नहीं होगा। वामिका, कुछ भी नहीं, तुम भी सो जाओ। वामिका उठकर बोली, नहीं यार, अभी किचन साफ करके आती हूँ। और तभी बाहर से वेदांत की आवाज आई, अंडस को एक गिलास पानी मिलेगा। वामिका का दिमाग खराब हो गया। उसने सिद्धि को देखा और बोली, हाँ, सारी जिंदगी ऐसी रहूंगी। सिद्धि ने कहा, पागल मत बनो वामिका, पहाड़ जितनी जिंदगी बची हुई है, अपने बारे में सोचो। वामिका ने कहा, सोचकर ही तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, अब और बात नहीं, सो जाओ, थक गई होगी। मैं भी इन्हें पानी देकर आती हूँ और फिर किचन साफ करके आ जाऊंगी, तब तक तुम आराम कर लो। सिद्धि ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और वामिका उस कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नज़र वेदांत से टकराई। वामिका वेदांत से थोड़ा साथ चढ़ने लगी थी, क्योंकि सच में वेदांत बहाने बहाने से उसके आसपास रहना चाहता था। पूरा दिन इंतजार करता था कि कब वो वामिका के पास जाए और फिर किसी न किसी बहाने से 1-1.5 घंटे तक वहीं वामिका के किचन के बाहर बैठा रहता था। वामिका ने वेदांत से धीरे से पूछा, कुछ चाहिए था साहब? वेदांत ने कहा, 1 गिलास पानी मिलेगा। वामिका किचन में गई और पानी लेकर आई। वो सिद्धि के सामने गुस्सा कर रही थी, लेकिन वेदांत के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती थी। वेदांत ने पानी का गिलास ले लिया और फिर वहीं सोफे पर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वामिका किचन में चली गई और किचन का काम समेटने लगी। वेदांत बाहर सोफे पर ही बैठा रहा। उसकी नज़र लैपटॉप पर कम और भूमिका की तरफ ज्यादा थी। किचन ओपन नहीं था, लेकिन दिखाई देता था कि किचन में कौन खड़ा है। वामिका को वेदांत का ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करती, उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी। आधे घंटे बाद वामिका बाहर आई और वेदांत के पास आकर खड़ी हो गई। वेदांत जानबूझकर बिजी होने की एक्टिंग करने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, कुछ बोलना है आपको? वामिका ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, साहब, वो आप अपने भाई को थोड़ा समझा लीजिए ना। वेदांत ने नजर उठाकर वामिका को देखा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। वामिका ने कहा, अंडस को, वो आपके भाई ने सिद्धार्थ की कमर पर बहुत तेज मार दिया, उसकी कमर लाल हो गई। साहब, मेरा भाई पहले ही कमजोर है और आपके भाई उसे इधर उधर मारते रहते हैं। प्लीज आप अपने भाई को समझा लीजिए ना। वेदांत बोला, अंडस को, हाँ, मैं उसे समझा लूंगा। इनफैक्ट मैंने उसे डांटा भी है। वो आज के बाद तुम्हारे भाई को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम्हें भी सिद्धार्थ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ ज्यादा ही नाजुक है। वामिका के पास जवाब नहीं था। क्या बोलती कि मेरा भाई नाजुक इसलिए है क्योंकि वो सच में नाजुक है, क्योंकि वो लड़की है? कुछ सोचकर वामिका ने कहा, हाँ, वो क्या है ना, उसे थोड़ी ज्यादा टेंशन रहती है, इसलिए जो भी खाता है वो लगता नहीं। वेदांत बोला, हाँ, टेंशन तो होगी, इतनी खूबसूरत बहन घर में बैठी है। ये सुनते ही वामिका की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो बोली, अंडस को, देखो साहब, आप यहाँ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेंगे। वेदांत ने वामिका को शांत करवाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी शादी की टेंशन होती होगी, तभी तो उसे कुछ लगता नहीं है, लेकिन तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। वामिका बोली, अंडस को, उन्हें मेरी शादी की टेंशन नहीं है। वेदांत ने कहा, क्यों नहीं है? हर भाई अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करना चाहता है, उसे भी टेंशन होती होगी। वो अलग बात है कि तुम्हारे सामने बताता नहीं है। वामिका को वेदांत की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो ना तो खुलकर कुछ बता पा रही थी और ना ही वेदांत की बातें उसे अच्छी लग रही थी। कुछ सोचकर वामिका बोली, अगर उसे टेंशन है भी तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई को अपने आप समझा लूंगी। वेदांत ने हंसकर कहा, अंडस को, एक बात कहूँ आपको, आप मानेगी नहीं, लेकिन मुझे यही लगता है कि उसे आपकी शादी की टेंशन है और आपको देखकर लगता है कि आप शादी करना नहीं चाहती हो सकता है। क्यों नहीं करना चाहती? वामिका अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडस को, देखिए साहब, आपको हमारे पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि अपने भाई को समझा लीजिए, वो अपने हाथ पैर थोड़ा काबू रखें। इतना कहकर वामिका गुस्से में किचन से सटे हुए कमरे की तरफ जाने लगी।
लेकिन वो कमरे में जा पाती उससे पहले ही वेदांत बोला, अंडरस्को, अरे आप तो बुरा मान गई, देखिए आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वामिका ने पलटकर वेदांत को देखा, बोली, देखो साहब ये मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है, आपको क्यों जानना है कि उसे किस चीज की टेंशन है और किस चीज की नहीं। वेदांत बोला, अंडरस्को, अच्छा आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं सार्थक को डांट दूंगा। वामिका पलटकर जाने लगी तो वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, एक गिलास पानी मिलेगा। ये सुनकर वामिका ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बार बार वेदांत के पानी मांगने से बहुत गुस्सा आता था, पर क्या करती, फिर वो पलटी और किचन में वापस चली गई और वहां से पानी का गिलास लेकर आए। वेदांत ने पानी का गिलास पकड़ लिया। वामिका खड़ी रही ये सोचकर कि वेदांत उसे पानी का गिलास देगा और वेदांत को प्यास बिल्कुल नहीं लगी थी। वो धीरे धीरे एक एक सीप करके पानी पी रहा था और वामिका भी तब तक वहीं खड़ी रही। कहीं ना कहीं वेदांत का दिल बहुत खुश होता था, उसके आसपास रहती थी। इतना अमीर होने के बाद भी वो लड़कियों के मामले में थोड़ा फट्टू था और वामिका के मामले में तो कुछ ज्यादा ही। करीब 10 मिनट तक पानी पीने के बाद वेदांत ने पानी का गिलास वामिका को देकर कहा, अंडरस्को, थैंक यू। वामिका ने गिलास ले लिया और किचन की ओर जाने लगी। कुछ सोचकर वेदांत ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, जल्दी से जल्दी एक फैशन डिजाइनर को हायर करो वरना मेरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। सामने से शौर्य की आवाज आई, वेदांत क्या कह रहा है तू? दिमाग तो सही है तेरा, वहां जाकर इतना स्ट्रेस ले लिया कि कुछ भी बोले जा रहा है। वेदांत ने चोर नजरों से भूमिका को देखा और फिर बोला, अंडरस्को, भाई मैं कह रहा हूं ना, मुझे एक फैशन डिजाइनर चाहिए यार, कल ही चाहिए। अरे कोई भी ऐसी मिल जाए जिसे फैशन डिजाइनिंग की थोड़ी नॉलेज हो, मेरा काम बन जाएगा यार। मैं यहाँ इस फैक्ट्री में अटका हुआ हूँ, वरना मैं खुद ही अरेंज कर लेता, प्लीज भाई कर देना। दूसरी तरफ से शौर्य की आवाज आई, वेदांत तुम नींद में हो क्या? सार्थक कहाँ है? क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मैं अभी बुआ के पास जाता हूँ, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है फोन करके। इतने में वेदांत की फिर से आवाज आई, भाई समझने की कोशिश करो ना, मैंने आपको फोन किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, थोड़ी देर मेरी बात तो सुनो, उसके बाद जाना जहां जाना है। शौर्य रुक गया, उसे समझ आ रहा था कि वेदांत शायद बहाने से कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक से कह नहीं पा रहा। शौर्य बोला, तू चाहता है कि मैं तेरी बातें सुनूं? दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, हाँ हाँ बातें तो मेरी सुननी ही होगी, आपके अलावा किसी और को बता तो नहीं सकता। वामिका जो कि किचन में गिलास रख रही थी, उसके कान खड़े हो गए। वामिका फैशन डिजाइनिंग ही कर रही थी, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसे अपना कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा और अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोर्स को कंटिन्यू कर सके, और वही वेदांत अच्छे से जानता था। वामिक की पढ़ाई बीच में रह गई और अब वह वामिका को वापस से उस फील्ड में लेकर आना चाहता था जिस फील्ड में वामिका हमेशा से जाना चाहती थी। मतलब वेदांत चाहता था कि वामिका की हेल्प भी हो जाए और उसे आसान भी ना लगे। वामिका किचन से बाहर आई तो वेदांत बोला, भाई तुझे कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। एक डिजाइन ही तो बनाना था, बन जाता तो मेरी फैक्ट्री चल पड़ती है। भगवान क्या करूं, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करूंगा, अभी मेरा दिमाग खराब है। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और शौर्य फोन को हैरानी से देखता रहा। आज से पहले वेदांत ने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। कहीं ना कहीं शौर्य को कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चैप्टर 560, मुझसे शादी करोगी वामिका? शौर्य ने जैसे ही फोन कट किया, सांझ बोली, अंडरस्को, क्या बात है? आज वेदांत से बात करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वरना हमेशा ही माथे पर शिकन रहती थी। शौर्य बोला, मुझे लगता है तुम्हारे देवर को वो लड़की मिल गई। ये सुनते ही सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोली, अंडरस्को, क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, उस लड़की ने तो किसी से शादी कर ली थी, मुझे वेदांत ने खुद बताया है।
शौर्य ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सांझ कुछ तो हुआ है वेदांत की लाइफ में जो वो इतना खुश था। थोड़ी देर में फोन करके पूछूंगा क्योंकि आज मैंने उसकी आवाज में खुशी महसूस की। वेदांत जानबूझकर सोफे पर बैठ गया, जैसे उसे कितनी टेंशन हो। वही वामिका को अपने लिए एक मौका नजर आ रहा था, लेकिन वेदांत के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने वेदांत को कितना सुनाया, बेशक धीरे से सुनाया लेकिन सुनाया तो। वामिका चुपचाप किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी और तभी वेदांत ने कहा, सुनो। वामिका रुक गई, उसने पलटकर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, क्या आप किसी फैशन डिजाइनर को जानती हैं? मुझे एक डिजाइन बनवाना है, प्लीज अगर जानती है तो बता दीजिए। कल मेरा एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, अगर डिजाइन नहीं मिला तो मेरी फैक्ट्री का काम स्टार्ट नहीं होगा। वामिका वेदांत को ही देखती रही, फिर कुछ सोचकर धीरे से बोली, कैसा डिजाइन बनवाना है मुझे बताइए। वेदांत बोला, तुम्हें फैशन की समझ है। वामिका को थोड़ा सा बुरा लग गया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ढीला सूट पहना हुआ था। फिर उसने वेदांत की ओर देखकर नजरें झुकाकर धीरे से कहा, वो मैं पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। वेदांत ने अगले ही पल वामिका का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और बोला, परफेक्ट, देखो प्लीज मेरे लिए एक डिजाइन बना दो, मैं उसके लिए तुम्हें पे भी कर दूंगा। मुझे कल के कल ही एक ड्रेस लॉन्च करनी है और फिर उसका काम भी शुरू करवाना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम बना सकती हो तो प्लीज बना दो। वामिका वेदांत को देखे जा रही थी, उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वेदांत सच में परेशान है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वेदांत सिंह राजावत परेशान नहीं हो सकता। न ही किसी में इतनी हिम्मत है कि द माफिया किंग वरदान सिंह राजावत के इकलौते बेटे को परेशान कर दे। वेदांत ने लैपटॉप वामिका की ओर घुमाते हुए कहा, प्लीज प्लीज एक ड्रेस बना दो। वामिका ने थोड़ा सा घबराते हुए वेदांत की तरफ देखा और बोली, मैं लैपटॉप में नहीं बना सकती, हाथ से बना सकती हूँ, मतलब पेपर पर बना सकती हूँ। वेदांत उठा और बिना वामिका को कुछ बोले सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आया। उसने एक नज़र भी सार्थक की तरफ नहीं देखा और अपने सामान में से कुछ व्हाइट कलर के पेपर लेकर नीचे की तरफ जाने लगा। सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। वेदांत सीधा नीचे आया, उसने पेपर और पेंसिल वामिका के सामने रखते हुए कहा, प्लीज बना दो, तुम जितने पैसे मांगोगी मैं दे दूंगा। वामिका बोली, बात पैसों की नहीं है, मुझे करीब 2 साल हो गए, मैंने कोई ड्रेस का डिजाइन नहीं बनाया। अब ट्राई करूंगी, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो जो मन करे वो दे देना। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्लीज आप बना दीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी। मैंने जिस फैशन डिजाइनर को हायर किया था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है। वामिका ने हमें गर्दन हिला दी और बोली, लेकिन ये तो बताइए मुझे ड्रेस कौन सी बनानी है। वेदांत बोला, कोई भी इंडियन ड्रेस। वामिका ने हमें गर्दन हिलाई और पेंसिल उठा ली। वामिका पूरे कंसंट्रेट के साथ एक लहंगे का डिजाइन बना रही थी, बिल्कुल बारीकी से, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया। उसने वो पेपर एक साइड रखा और दूसरे पेपर पर बनाने लगी। वेदांत की नजरें वामिका पर ही टिकी हुई थी। अचानक ही वेदांत ने वामिका के एक गाल पर हाथ रखा। वामिका एकदम से डर गई। वेदांत ने वामिका की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, वामिका, मैं वेदांत सिंह राजावत, तुम्हारा सीनियर, याद है? एक बार हम दोनों कॉलेज ट्रिप पर साथ में गए थे, तुम्हें पता है मैं बस में बिल्कुल तुम्हारे पीछे बैठा था। उस दिन तुमने येलो कलर का अनारकली सूट पहना था और तुम बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा लड़का उसके घर में रहता है जो उसे पहले से ही जानता है और उसका सीनियर भी है। अगले ही पल वेदांत ने अपना माथा वामिका के माथे से टच कर लिया और वामिका थोड़ा और घबरा गई। वेदांत ने धीरे से कहा, आई लव यू वामिका, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें आज से नहीं, उस वक्त से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे अलावा कोई और
अच्छा ही नहीं लगा, मैंने आधी दुनिया घूम रखी है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, शादी करोगी मुझसे? ये सुनकर वामिका वेदांत से दूर हुई और उसे गुस्से में देखने लगी और अगले ही पल वामिका ने खींचकर एक थप्पड़ वेदांत के गाल पर जड़ दिया। और इसी के साथ वेदांत को होश आ गया। उसने अपने एक हाथ गाल पर रखा और वो वामिका को देख रहा था, जो पूरे कंसंट्रेट के साथ लहंगे का स्केच बनाने में बिजी थी। वेदांत ने महसूस किया कि उसे पसीना आ रहा था। अब उसे इतना तो समझ आ गया कि उसे वामिका को इतनी जल्दी प्रपोज नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हो सच में थप्पड़ मार दे और ये पेपर उठाकर उसके मुंह पर मारे। वेदांत वामिका के पास से उठ गया। वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, आप बनाओ ना, मैं बाहर तक घूम कर आता हूँ। वामिका बोली, अंडस्को, बहुत रात हो गई, बाहर मत जाए, सुना है रात को यहाँ चीता आ जाता है, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद जंगल शुरू हो जाता है ना, इसलिए बाहर मत जाइए। वेदांत बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस यही घर के बाहर हूँ, गाड़ी तक जाऊंगा बस, जब तक तुम बनाओ मैं अभी आया। वामिका ने हमें गर्दन हिला दी और वेदांत अपना फोन उठाकर वहां से चला गया। वो बाहर आया ही था कि उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वेदांत ने फोन चेक किया तो वो शौर्या का फोन था। वेदांत ने मुस्कुराकर फोन रिसीव किया। शौर्या ने पहला सवाल पूछा, अंडस्को, वो लड़की मिल गई? वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ मिल गई, लेकिन अभी एक मिस्ट्री है। शौर्या ने कहा, अंडस्को, और क्या मिस्ट्री है, मुझे भी बताओ। वेदांत ने कहा, अंडस्को, भाई उसकी लाइफ में एक लड़का था, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा है कि वो लड़का उससे दूर हो गया, पता नहीं उसका ब्रेकअप क्यों हुआ। जहां तक मैंने कॉलेज में सुना था तो ये लड़की उस लड़के के साथ खुश थी, लेकिन अब देखकर लग रहा है जैसे दुनिया भर का दुख इस लड़की के आसपास घूम रहा है। शौर्य बोला, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है, जाकर सीधा सीधा पूछ लो। वेदांत ने कहा, नहीं भाई, मैं प्यार के चक्कर में दोस्ती खराब नहीं करूंगा, पहले मैं इसे दोस्त बनाऊंगा, जब ये मेरे साथ थोड़ा सा घुल मिल जाएगी तब पूछेगा। वैसे तो मैंने पता लगाने की कोशिश भी की है, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक आप प्लीज किसी को कुछ मत बताना, समझ रहे हो ना भाई? शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, हाँ समझ गया, और तेरे लिए खुश भी हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिल गया। वेदांत बोला, अंडस्को भाई, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, आज पहली बार उसने मुझसे बात की और उसमें भी मुझे सुना दिया। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, अंडस्को, प्यार की पहली सीढ़ी लड़ाई होती है और दूसरी फिक्र, और तीसरी? वेदांत ने पूछा। शौर्य बोला, तीसरी बातचीत, चौथी दोस्ती, पांचवी मोहब्बत और फिर गहरी मोहब्बत। फिर इतनी गहरी मोहब्बत के एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वेदांत, बस अब तुम्हें जल्दी से उसका प्यार मिल जाए। वेदांत बोला, अंडस्को भाई, मैंने कहा ना इतना आसान नहीं है, मुझे अभी ये भी जानना है कि वो लड़का गया कहाँ। शौर्य ने कहा, मुझे उस लड़के का नाम बताओ, मैं पता करवाता हूँ। वेदांत बोला, मुझे नाम नहीं पता, पर आप टेंशन ना लो, मैंने भी अपने आदमी छोड़ रखे हैं, बस आप भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे लिए जो सही हो भगवान मुझे वही दे। शौर्य ने कहा, अंडस्को, हाँ हाँ, मैं भगवान से कहूंगा कि तेरी और वामिका की शादी हो जाए। वेदांत बोला, अंडस्को, नहीं भाई, ऐसा गजब मत करना, मैं वामिका को खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो उस लड़के के साथ खुश है तो मैं खुशी खुशी उस लड़के को ढूंढकर इसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मुझे वामिका की खुशी चाहिए, कुछ और नहीं। बस अब भगवान से प्रार्थना करना कि वामिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, वो इस दुख के घेरे से बाहर आ जाए। शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच में वेदांत के अंदर अपनी माँ के गुण थोड़े ज्यादा थे, एकदम प्योर था वेदांत, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोच सकता था। तो वामिका तो उसकी जान थी, उसके बारे में बुरा कैसे सोचता। दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन के बेसमेंट में शिवाय और दिव्यांश दोनों खड़े थे। तभी राजवीर वहां एक बेल्ट लेकर आया और शिवाय को दिखाते हुए बोला, अंडस्को देखो शिवाय, इससे पिटाई तो हो जाएगी। शिवाय ने बेल्ट ले ली और बोला, अंडस्को हाँ हो तो जाएगी, लेकिन यार चमड़ी उधेड़ नहीं पाएंगे। दिव्यांश ने भी उस बेल्ट को देखकर राजवीर से कहा,
अरे जीजू, इससे मारने के लिए तो जान भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, अब बुढ़ापे में जान वाला काम मत करवा करो। ये सुनते ही राजवीर बोला, बुढ़ापा और तुम्हें मैं दृष्टि से कहता नहीं हूँ, वरना मेहता की 27 साल की बेटी तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। मेहता को भी शर्म नहीं आती, अपनी बेटी को समझाता नहीं है। ये सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब जब कोई उसे लड़की के नाम से छेड़ता था तो वो खुश होता था, उसे लगता था कि सच में उसे बुढ़ापा नहीं आया, और वैसे भी दिव्यांश को देखकर लगता ही नहीं था कि वो बूढ़ा हो गया है। उसने अपने पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई थी। दिव्यांश की हंसी देखकर शिवाय बोला, अंडस्को देख कितना खुश हो रहा है। भाई 20 साल का था और तब से लेकर ये 50 साल का हो गया, लेकिन आज भी लड़की का जिक्र होता है तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। बस बस अब ज्यादा मत मुस्कुरा, ले मारना शुरू कर, तू थक जाएगा तो मैं मारूंगा। इतना कहकर शिवाय ने सामने देखा जहां 2 आदमी बंधे हुए थे। एक वो ड्राइवर जो आराध्या को होटल लेकर गया था और एक वो बूढ़ा वॉचमैन जिसने उस ड्राइवर को मेंशन के अंदर आने दिया। ड्राइवर और वॉचमैन दोनों ही शिवाय की बात सुनकर डर गए। दिव्यांश बैट को अपने हाथ में लपेटता हुआ बोला, यार ये बूढ़ा मर तो नहीं जाएगा। शिवाय ने कहा, मरता है तो मर जाए, हमें क्या रेगिस्तान में कहीं फेंकाएंगे। वैसे ऐसे इंसान को मर जाना ही चाहिए जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा दे, वह भी कुछ पैसों के लिए। अरे इसे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, लेकिन इसने तो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे ही चीट करने की कोशिश की। अब यार जब मैं मरता हूं तो बड़ा बूढ़ा तो देखता नहीं, चल मारना शुरू कर, फिर मेरी बारी आएगी। दिव्यांश ने अपना हाथ उठाया ही था कि ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को सर माफ कर दीजिए, सर लालच में ये सब कर दिया, सर प्लीज माफ कर दीजिए, सर मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सर। दिव्यांश बोला, अच्छा तेरे बाल बच्चे हैं और हमारे बाल बच्चे उसका क्या। मेरे बेटे ने कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी थी और तेरे लालच के चक्कर में हमारा बच्चा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। इतना कहकर दिव्यांश ने खींचकर एक बेल्ट उस ड्राइवर को मारी और ड्राइवर की चीख निकल गई। अगले ही पल वॉचमैन जो कि बूढ़ा था उसने भी हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को साहब माफ कर दीजिए साहब, बेटी की शादी थी, पैसे चाहिए थे तो मैंने लालच में आकर उसे मेंशन के अंदर आने दिया, माफ कर दीजिए साहब। दिव्यांश बोला, अंडस्को 30,000 सैलरी है तुम्हारी और 30,000 सैलरी में भी तुम बाप बेटी का खर्चा नहीं चल रहा, जो तुमने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इतना कहकर दिव्यांश ने एक बेल्ट उस बूढ़े आदमी को भी मार दी। वो बूढ़ा आदमी आराम से कुर्सी के साथ ही जमीन पर जा गिरा। एक बेल्ट भी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो जिनकी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, अगर उन्हें पता चल गया तो उसका क्या करेंगे। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि उसने कुछ पैसों के लालच में कितनी बड़ी गलती कर दी।